नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ग्वालियर की और ग्वालियर के इतिहास और वहाँ पर स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों को हम जानने का प्रयास करेंगे। हम बात कर रहे हैं एमए इतिहास 4th सेमेस्टर के तीसरे प्रश्न पत्र पर्यटन और उसके ऐतिहासिक अनुप्रयोग। इसमें हम ये देखेंगे कि ग्वालियर का मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगरों में क्या महत्व है और पर्यटन की दृष्टि से इस शहर का क्या महत्व होता है। ग्वालियर के विषय में जो थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, इससे पता लगता है कि ये ग्वालप ऋषि की तपोस्थली रहा था। उसके बाद में आगे चलकर उनके नाम पर ही सूरज सेन नाम के एक राजा ने यहाँ पर स्थापना की थी ग्वालियर की। फिर बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर तानसेन, मोहम्मद घोष, इनका मकबरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा हमें यहाँ देखने को मिलता है। उनकी वीर गाथाएँ 1857 से जुड़े युद्ध यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सिंधिया वंश ने इस शहर को अपनी राजधानी बनाकर इसकी प्रसिद्धि को और बढ़ाने का प्रयास किया। तो आइए देखते हैं ग्वालियर को और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, साथ ही इससे जुड़े और भी महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको परीक्षा में काम आने वाले हैं। आपको वीडियो से ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है। साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपको अलग से कॉपी पेन लेकर वहाँ लिखना है, ताकि आपको चीज़ें याद करनी पड़े और आप उन्हें बाकायदा याद करके और लिख कर आ जाएँ। देखिए, पहले माना जाता था कि ग्वालियर का इतिहास 200 ईस्वी से शुरू होता है, लेकिन खोजों से पता चला है कि ग्वालियर का इतिहास बहुत प्राचीन है। 1872 ईस्वी में कनिंघम ने और 1920 ईस्वी में एम.बी. गर्दे ने ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्र में खोज कार्य किया। 1970 ईस्वी के बाद प्रोफेसर नौटियाल और बीबी लाल ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण खुदाई की। तो ग्वालियर से 10 किलोमीटर दूर जडेरुआ में मिली सामग्री से ग्वालियर का इतिहास 500 ईसा पूर्व से भी प्राचीन का पाया गया। 1974-75 में ग्वालियर के पास गुप्तेश्वर की खुदाई हुई तो ग्वालियर का यह प्रागैतिहासिक स्थल मिला। यहाँ से पूर्ण पाषाणकालीन और पाषाणकालीन वस्तुएं प्राप्त हुई। यानी कि शुरुआत में जहाँ हम ये समझ रहे थे कि ग्वालियर का इतिहास 200 ईस्वी से शुरू होता है, यानी कि आज से मात्र 2200 साल पहले से शुरू होता है, तो यहाँ पर बात पहुँच जाती है प्रागैतिहासिक काल पर 8000 साल पहले की बात पहुँच जाती है, जहाँ पर हमें ग्वालियर में कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं जो बताते हैं कि ग्वालियर का इतिहास बहुत ही पुराना है। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि लगभग 275 ईस्वी में इस क्षेत्र में गोपागिरी दुर्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था। यहाँ नागवंश के शासकों ने दूसरी सदी ईस्वी तक शासन किया। पवाया और कुदवार में नागवंश के सिक्के बड़ी संख्या में मिले हैं। 6ठी सदी में हुड़ों ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। हुण शासक मिहिर कुल के शासनकाल का 525 ईस्वी का एक शिलालेख ग्वालियर से प्राप्त होता है, जिससे मात्रचित नामक व्यक्ति द्वारा गोपाद्री पहाड़ी पर सूर्य मंदिर बनाने का उल्लेख मिलता है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि 8वीं-9वीं सदी में ग्वालियर में गुर्जर प्रतिहार शासक, जो इस वंश के शासक होते हैं, उन्होंने शासन किया। ग्वालियर और उसके आसपास सुरबाया, सुभाषपुर और बटेश्वर, पड़वाली और भेसोना, अरदौली आदि स्थानों पर गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा बनवाए गए मंदिर मिलते हैं। उत्तर भारत की नागर शैली की एक विशिष्ट शैली ग्वालियर के मंदिरों में देखने को मिलती है। यहाँ 2 प्रकार के मंदिर मिलते हैं: चट्टान को काटकर बनाए हुए मंदिर और ढांचागत मंदिर। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद ग्वालियर पर चंदेलों ने शासन किया, जिसका प्रमाण चंदेल शासक घंग का 853 से 54 ईस्वी का खजुराहो अभिलेख, जिसमें गोपाद्री का उल्लेख है, और गोपाद्री जो है वह ग्वालियर का एक स्थान है। फिर आमेर के कुशवाहा शासकों ने शासन किया, जो कक्षपात वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए और उनकी मूल शाखा आमेर में ही शासन करती रही।
यानी कि आमेर के कच्छपात शासकों की एक शाखा के रूप में ग्वालियर का विकास होते रहा। ग्वालियर का किला गोपा नामक एक पहाड़ी पर स्थित है। गोपा नाम का उल्लेख पशुपति अभिलेख में भी आता है। संभवतः इसी क्षेत्र का नाम प्राचीन काल में गोपाचल के नाम से जाना जाता था। ग्वालियर के किले के बारे में एक लोक कथा प्रचलित है कि इसके अनुसार राजस्थान के ढंढार के कच्छवाहा या कच्छपघात वंश का एक सरदार सूरज सेन, जिन्हें सूर सिंह भी कहते हैं, वे कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे और बहुत इलाज करवाने के बाद भी वे ठीक नहीं हो रहे थे और एक बार शिकार खेलते हुए गोपा पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां उन्हें जोर से प्यास लगी और उन्होंने वहां एक साधु से पानी की भिक्षा मांगी। साधु ने उसे पास के तालाब से पानी लाकर अपने आशीर्वाद के साथ पिला दिया। पानी पीते ही सूरज सेन आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसके कोढ़ के दाग गायब हो चुके थे। प्रसन्न होकर उसने उस साधु, जिसका नाम ग्वालिब था, के चरण छुए। साधु ने उसे एक किला बनाने और वहां मौजूद तालाब को बड़ा करने का आदेश दिया। सूरज सेन ने ऐसा ही किया और किला बनवाया, जो बाद में केवल ग्वालियर कहा जाने लगा। यानी कि वह किला इतना व्यापक हुआ कि उस किले के अंदर का क्षेत्र ही ग्वालियर कहा जाने लगा और वहाँ से ग्वालियर शहर की नींव पड़ी। सूरज सेन का बनवाया तालाब उसी के नाम पर सूरज कुंड कहलाता है। इस कहानी को ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक काल्पनिक और मिथ्या के आधार पर है और इतिहास के विद्यार्थी होने के अनुसार हम ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं कर सकते इतिहास के नज़रिए से। हालांकि कुछ ऐसा भी कहा जा सकता है कि दूसरे प्रसिद्ध इतिहासकार कासिम बेग हिंदू शाह फरिश्ता ने ग्वालियर की स्थापना मलकंड नामक मालवा के सरदार द्वारा जीते जाने और मालवा के सरदार मलकंड द्वारा जीते जाने की बात अपने इतिहास में लिखी है, पर यह भी प्रमाणों के अभाव में सत्य नहीं कहा जा सकती, क्योंकि फरिश्ता ने कोई प्रमाण अपने कथन के पक्ष में नहीं दिया है। लेकिन ग्वालिब ऋषि की कहानी से यह संकेत अवश्य रहा होगा कि चंदेलों और कक्षपातों के पश्चात ग्वालियर पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई रही होगी। यहाँ पर देखिए जय विलास पैलेस है ग्वालियर का, काफ़ी प्रसिद्ध पैलेस है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे कोई पर्यटन वाले टॉपिक पढ़ते हैं तो आप उन पर्यटन वाले क्षेत्रों के प्रमुख पर्यटन स्थलों की फ़ोटो भी आप गूगल के ज़रिए किसी के ज़रिए आप देख सकते हैं, क्योंकि जब आप चीज़ों को सामने से देखेंगे फ़ोटो में तो आपको और भी अच्छा लगेगा और आप उसका उत्तर, अगर आपको ध्यान में भी नहीं आ रहा है तो आप उस उत्तर को लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप नागर शैली या गांधार शैली पढ़ते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन अगर आपके सामने एक गांधार शैली की महात्मा बुद्ध की फ़ोटो रख दी जाए प्रतिमा की और एक तरफ मथुरा शैली की रख दी जाए तो उससे आपको चीज़ें समझने में बहुत आसान हो जाएगी। एक तरफ जहाँ पर पतले वस्त्र महात्मा बुद्ध के दिखेंगे, दूसरी तरफ उनका कठोर शरीर दिखेगा, दूसरी तरफ उनकी जटाएं दिखेंगी, एक तरफ उनके खुले बाल दिखेंगे, तो इससे चीज़ों को समझने में बहुत फ़ायदा मिलता है। इसीलिए जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जिसके विषय में पढ़ रहे हैं, उन्हें आप बेहतर से बेहतर जानने की कोशिश कीजिए। तो कोशिश कीजिएगा कि जो ग्वालियर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की तस्वीरें आप देखें, ताकि आपको और क्लियरिटी हो। और अगर ये फैक्ट भी अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो आप उन चीज़ों के ज़रिए अपने उत्तर को थोड़ा बहुत तो ठीक बना सकते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा उसके बाद इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण कर उसे अपना करद राज्य बना दिया। करद मतलब कि कर देने लगा ग्वालियर किसको? दिल्ली सल्तनत को। मध्य युग में तोमर वंश ने 1399 से 1516 ईस्वी तक ग्वालियर पर शासन किया। इस वंश के शासकों में मानसिंह अपनी गुजरी रानी मृगनयनी के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, क्योंकि इन्होंने भले ही कुछ किया न किया हो, लेकिन इन्होंने प्यार जरूर किया, वो भी रानी मृगनयनी से। ये इतने दीवाने थे कि इन्होंने ये वो बना दिया कि आधा ग्वालियर तो इनके ही प्यार की याद में जाना जाता है। तो आइए देखिए इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं।
तोमर वंशीय शासकों ने ग्वालियर के किले को जैन मूर्तियों से सुशोभित किया। ग्वालियर के किले की चार दीवारी तोमरों की ही देन है। यहाँ खिलजियों और मुगलों का भी अस्तित्व रहा है। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। 1528 में उसने ग्वालियर को जीता था। मुगलों के काल में ग्वालियर किले का इस्तेमाल अधिकतर किया जाता था। अब यहाँ पर आप मोती महल को देख लीजिए। इस मोती महल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका मुगलों से ज़्यादा संबंध रहा है। राजनीतिक बंदियों को रखने के लिए बाबर द्वारा मुगलों द्वारा ग्वालियर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही महल और किले थे, जिसके कारण राजनीतिक बंदियों जिन्हें थोड़ी अच्छी कंडीशन में रखा जाता था तो उन्हें रखा जा सकता था। मुगलों के बाद मध्य भारत में मराठों का प्रभाव बढ़ा और आगरा के साथ साथ मराठों ने 1784 ईस्वी में ग्वालियर दुर्ग पर भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। यहाँ मराठों की सिंधिया घराने का शासन रहा। ग्वालियर का नगर सिंधिया की ग्वालियर स्टेट का मुख्यालय था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में जयाजीराव सिंधिया ने भाग लिया। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जो यहाँ पर इस समय जयाजीराव सिंधिया वंश के शासक थे 1857 की क्रांति के समय पर। उनकी सेना उनका साथ छोड़कर तात्या टोपे के नेतृत्व में गई और ग्वालियर के 18,000 सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया। तो यहाँ पर ये थी कि जो ये तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जयाजीराव सिंधिया से मदद मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन जयाजीराव सिंधिया अंग्रेजों के पक्ष में चले जाते हैं और उनकी मदद नहीं करते। तो यहाँ पर तात्या टोपे सेनाओं से कहते हैं कि आप ही हमारी मदद कर दो। तो सेना राजा की बात के खिलाफ जाते हुए क्रांतिकारियों के साथ हो लेती है और राजा यहाँ पर अकेले पड़ जाते हैं। रानी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई होती हैं, वे ग्वालियर के किले में ही अंग्रेज़ों से अंतिम लड़ाई लड़ती हैं। जब वे तलवार हाथ में लेकर अंग्रेज़ों से लड़ रही होती हैं, तभी उनके सिर में तलवार और सीने में गोलियां लग जाती हैं। वे घोड़े से गिर पड़ती हैं और शहीद हो जाती है। ग्वालियर में रानी झांसी की रानी जो है उनका दर्शनीय स्मारक बना हुआ है। जयाजी राव के बाद 1886 में माधवराव सिंधिया ग्वालियर के शासक बनते हैं। माधवराव सिंधिया काफ़ी दयालु और प्रजापलक शासक थे। 1925 में उनके देहांत के बाद जीवाजीराव सिंधिया गद्दी पर बैठे और आज़ादी के बाद ग्वालियर स्टेट का भारत में विलीनीकरण हो गया। ग्वालियर एक उपनगर लश्कर है। लश्कर का अर्थ होता है पड़ाव, यानी कि ये काफ़ी सारी जगहों का पड़ाव एक प्रकार से यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर किले होने के कारण और पुख्ता रहने की अच्छी व्यवस्था होने के कारण, चाहे वह दिल्ली सल्तनत हो या फिर मुगल काल हो, उन सभी ने यहाँ पर अपना एक डेरा डाला। जब भी वे दक्षिण की ओर आक्रमण करने जाते तो यहाँ पर वे पड़ाव जरूर डालते। दोस्तों, यहाँ पर सन 1809 में जब सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन स्थानांतरित की, तब दौलत राव सिंधिया की सेना ने ग्वालियर के किले की ओर अपनी सेना का पड़ाव डाला था। अतः इस स्थान का नाम लश्कर पड़ गया। लश्कर में जय विलास महल और मोती महल विद्यमान है। यह इतिहास एवं पर्यटन में अच्छा खासा महत्व रखते हैं। तो यहाँ पर हमने उन चीज़ों को समझा जो ग्वालियर से संबंधित आपके लिए जानने योग्य थी, और यहाँ पर आप कुछ ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं जो आपको देखनी चाहिए, जैसे कि ये जय विलास लश्कर ग्वालियर का आप देख सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पर आप देखिए मोती महल, और भी बहुत सारी चीज़ें आप अपने स्तर से देख सकते हैं और जान सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो और चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना ले, इसीलिए मैंने चीज़ों को बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश किया। जो काफ़ी कम चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना बुक में काफ़ी लंबा है, इसलिए चीज़ों को कम से कम देखिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, चित्रकार विंसेंट वान गॉग कहते हैं, धरती पर लोगों से प्यार करने के अलावा और कुछ भी सही मायने में कलात्मक नहीं है। जो आपसे बड़े हैं उनसे सम्मान कीजिए, उनकी केयर कीजिए। जो आपसे छोटे हैं उन्हें प्यार दीजिए और उनकी भी केयर कीजिए, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ प्यार करना है, हमारे हाथ में नफ़रत करना बिल्कुल भी नहीं है। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।